Hello everyone, hope you are doing good. So in the last class we were discussing the marathon session on. Last class में हम मैराथन कर रहे थे आरसीसी के ऊपर और मेरे ख्याल से हमने टॉर्शन कंप्लीट कर लिया था. टॉर्शन वी हैव कंप्लीटेड. अब उसी के आगे बढ़ेंगे. विल कंटिन्यू विद दैट ओनली. आज हम स्लैब की बात करेंगे. विल टॉक अबाउट स्लैब. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं. 20% ऑफ इज अवेलेबल ऑन गेट एंड ईएसी सब्सक्रिप्शन. ऑफर वैलिड है आज. लास्ट डेट है 30th of September. So you can avail this offer if you are planning for GATE and ESE. Then no cost EMI is also available. No cost EMI भी available है. तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन अवेल करना है you can go for no cost EMI. Then 1 अक्टूबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है. न्यू बैच इज गेटिंग स्टार्टेड. इसका स्ट्रेटजी सेशन है मेरा. आप 11:45 पे इसको अटेंड कर सकते हैं. आई विल बी ऑल्सो टेकिंग वन कोर्स इन दिस. देन यूएसपी जो है इस बैच की वो ये है कि डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी. डेली प्रैक्टिस थ्रू डीपीपी होगा. स्पेशल बैच है. एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस होंगी. प्रैक्टिस स्ट्रेटजी होगी और स्टडी मटेरियल भी होगा. नोट्स अवेलेबल होंगे वेब के ऊपर. टेस्ट सीरीज होंगे हमारे टॉप एजुकेटर्स के थ्रू. पैरामाउंट 1111 होगा. कहने का मतलब है वो क्वेश्चन है जो अनएक्सपेक्टेड है एग्जाम के अंदर वो भी डिस्कस किए जाएंगे. सब्जेक्ट वर्कबुक मिल जाएंगे आपको. गेट के पीवाईक्यू सॉल्व किए जाएंगे. स्ट्रक्चर्ड और शेड्यूल क्लासेस होंगे हमारी और कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ कवरेज होगा पूरे सिलेबस का. देन सितंबर 22 से भी हमने एक बैच लॉन्च किया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का. इफ़ यू वांट गेट 24 के लिए इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. देन गेट इज लेस देन 6 months away. So if you want to enhance your preparation you can go for iconic subscription at a very minimal cost. चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को. So now I'll be talking about the slab. अब हम बात करेंगे किसकी? स्लैब की. अब स्लैब क्या है? So we can say slab is a structural member at which one dimension is very small as compared to the other two dimensions and it is primarily subjected to bending. तो स्लैब वो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसकी एक डायमेंशन बहुत ही छोटी होती है इन कंपैरिजन टू द अदर टू डायमेंशन. तो एक डायमेंशन जिसकी बहुत ही छोटी मिलेगी बाकी दो डायमेंशन के कंपैरिजन में. एंड इट इज प्राइमरीली सब्जेक्टेड टू बेंडिंग. इसमें प्राइमरीली क्या मिलेगी आपको? बेंडिंग ही मिलेगी इसके अंदर. अब जो क्लासिफिकेशन है हमारे स्लैब की, क्लासिफिकेशन है जो हमारे स्लैब की वो बहुत तरीके से की जा सकती है. जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द शेप. शेप के बिहाफ पे आप स्लैब को क्लासीफाई कर सकते हो. कैसे क्लासीफाई कर सकते हो? रेक्टेंगुलर स्लैब है यानी उसका प्लान रेक्टेंगुलर है. सर्कुलर स्लैब है, ट्राइंगुलर स्लैब है या कोई और शेप भी हो सकती है हमारे स्लैब की. देन ऑन द बेसिस ऑफ द बेंडिंग बिहेवियर कि वो जो स्लैब है वो कैसा बिहेव करती है. वन वे स्लैब की तरह बिहेव कर सकती है, टू वे स्लैब की तरह बिहेव कर सकती है यानी जिसकी बेंडिंग एक डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट है इन कंपैरिजन टू द अदर डायरेक्शन. टू वे स्लैब वो स्लैब है जिसमें बेंडिंग सिग्निफिकेंट है दोनों ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के अंदर. इन विच बेंडिंग इज सिग्निफिकेंट इन बोथ द ऑर्थोगोनल डायरेक्शन. तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन. किस तरीके से स्लैब को कंस्ट्रक्ट किया गया है. सॉलिड स्लैब है या नहीं है, फ्लैट स्लैब है, स्लैब विद ओपनिंग, बीच में आपने ओपनिंग प्रोवाइड कर रखी है, या वॉफल्ड स्लैब है. तो ये भी एक तरीका होता है स्लैब को क्लासीफाई करना का कि हमने उसको कैसे बनाया है. देन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ लोडिंग, किस तरह का लोड हमने उसको अप्लाई किया. एक सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, दूसरा सब्जेक्टेड टू यूडीएल. हमने उसके ऊपर पॉइंट लोड लगाया. दूसरा है हमारा कि हमने उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई कर रखा है. तो ये भी एक तरीका बन जाता है हमारे स्लैब की क्लासिफिकेशन का. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू क्लासीफाई द स्लैब. नेक्स्ट हम एनालिसिस किसकी करेंगे? हम एनालिसिस करेंगे सॉलिड स्लैब की. तो सॉलिड स्लैब ये रही हमारी सॉलिड स्लैब. तो हम एनालिसिस करेंगे सॉलिड स्लैब की. हम एनालिसिस करेंगे रेक्टेंगुलर स्लैब की. तो हम एनालिसिस करेंगे रेक्टेंगुलर स्लैब की. हम एनालिसिस करेंगे वन वे एंड टू वे स्लैब की. हम एनालिसिस करेंगे वन वे और टू वे स्लैब की. और हम एनालिसिस करेंगे वो स्लैब की वजह सब्जेक्टेड टू यूडीएल. तो कॉम्बिनेशन बना के दिखा दिया. सो विल बी टॉकिंग अबाउट विच स्लैब. रेक्टेंगुलर स्लैब वन वे टू वे हो सकती है, सॉलिड स्लैब होगी और विच इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल. तो मतलब सारी कैटेगराइजेशन आपको करके दिखा दिया. ऑल दी कैटेगराइजेशन वी हैव डन हियर. जो जनरल स्लैब्स आपको अपने घरों में मिलती है उसको सॉलिड स्लैब भी बोलते हैं. अगर आप बीम प्रोवाइड नहीं करो, डायरेक्टली स्लैब को रेस्ट कर दो कॉलम के ऊपर, उसको फ्लैट स्लैब बोल देते हैं. अगर बीच में ओपनिंग देनी पड़ जाए स्लैब के अंदर बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वेंटिलेशन की वजह से, एक्सेस की वजह से, इसको हम बोलते हैं स्लैब विद ओपनिंग. वॉफल्ड स्लैब वो स्लैब होती है जिसमें आपको बीच में वॉफल स्ट्रक्चर मिल जाएगा. वॉफल सबने मेरे ख्याल से खा रखा होगा, तो एक्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर होता है. इसको रिब्ड स्लैब भी बोल देते हैं. इसमें रिब्स होती है तो इसको रिब्ड स्लैब भी बोल दिया जाता है. सो इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज रिब्ड स्लैब. तो हम स्टार्ट करते हैं किसकी कहानी? अब हम स्टार्ट करते हैं वन वे स्लैब की कहानी. जैसा नाम में लिखा हुआ है ये वो स्लैब है जिसमें एक डायरेक्शन की बेंडिंग सिग्निफिकेंट होती है दूसरे ऑर्थोगोनल डायरेक्शन की बेंडिंग के रिस्पेक्ट में. तो वन वे स्लैब वो स्लैब है जिसमें एक डायरेक्शन की बेंडिंग सिग्निफिकेंट है देन द अदर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन. इसको हम वन वे स्लैब बोल देंगे. पहला केस उठाया रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड फ्रॉम ऑपोजिट एजेस. तो दिख रहा है प्लान आपको. तो ऑपोजिट एज पे हमारी स्लैब सपोर्टेड है
ऑपोजिट एज पे हमारी स्लैब सपोर्टेड है, ये हमेशा क्या होगी, वन वे होगी. सो रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड फ्रॉम द ऑपोजिट एजेस इज ऑलवेज वन वे स्लैब इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायमेंशन. जैसी मर्जी उसकी डायमेंशन है, अगर आपने उसको दो ऑपोजिट एज पे सपोर्ट करा रखा है, ये हमेशा क्या होगी, वन वे होगी, क्योंकि इसमें बेंडिंग एक ही डायरेक्शन में मिलेगी आपको. तो आपको वो बेंडिंग डायग्राम भी बना के दिखा रखा है जिसमें आपको डिफ्लेक्शन दिख रही है. तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है हमारा, दिस इज अवर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि हमारी रेक्टेंगुलर स्लैब इज सपोर्टेड फ्रॉम ऑल दी फोर एजेस. ऐसा भी हो सकता है हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब इज सपोर्टेड फ्रॉम ऑल दी फोर एजेस. दिख रहा है चारों एज पे सपोर्टेड है, चारों एज पे सपोर्टेड है. अब आपको बेंडिंग मिलेगी दोनों ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के अंदर. इस केस के अंदर ये वन वे स्लैब है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम मदद लेंगे आस्पेक्ट रेशो की. अब आस्पेक्ट रेशो क्या होता है? आस्पेक्ट रेशो इज द रेशियो ऑफ द लॉन्गर इफेक्टिव स्पैन टू द शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन. लॉन्गर इफेक्टिव स्पैन टू द शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन, इसको हम टेक्निकली आस्पेक्ट रेशो बोल देते हैं. तो Ly/Lx इज आस्पेक्ट रेशो. अगर आपकी आस्पेक्ट रेशो 2 से ज्यादा निकल के आ जाए, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, अगर हमारी ये आस्पेक्ट रेशियो 2 से ज्यादा निकल के आ जाए, हम इसको बोल देंगे ये हमारी वन वे स्लैब है. अच्छा ध्यान रखना, आस्पेक्ट रेशियो इज वैलिड ओनली फॉर रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड फ्रॉम ऑल दी फोर साइड्स. यानी पिछला वाला जो केस था जिसमें वो सपोर्टेड थी सिर्फ दो साइड से, हमारा आस्पेक्ट रेशियो वैलिड नहीं है. आस्पेक्ट रेशियो वैलिड तभी होगा जब हमारी स्लैब सपोर्टेड हो चारों साइड से, व्हेन द स्लैब इज सपोर्टेड फ्रॉम ऑल दी फोर साइड्स, जैसे आपको ये बना के दिखा रखा है. तो दोनों सिचुएशन में क्या करेगी, वन वे स्लैब की तरह काम करेंगे. अब हम बात करते हैं टू वे स्लैब की. अभी टू वे स्लैब क्या है? If the bending is comparable in two orthogonal direction, then the such slab is termed as two-way slab. अगर हमारी बेंडिंग कंपेरेबल हो दो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के अंदर, यानी दो डायरेक्शन ऐसी जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देंगे, टू वे स्लैब बोल देंगे. क्लियर चीज? अब टू वे स्लैब आप किस बिहाफ पे क्लासिफाई करते हो? दो कंडीशन के बिहाफ पे क्लासिफाई करते हो. एक आस्पेक्ट रेशो, दूसरी सपोर्टिंग कंडीशन. सपोर्टिंग कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपकी रेक्टेंगुलर स्लैब चारों साइड से सपोर्टेड होनी चाहिए, क्योंकि दो साइड से सपोर्टेड हुई है तो हमेशा क्या कहलाएगी, वन वे कहलाएगी. पर अगर चारों साइड से सपोर्टेड है, पहली कंडीशन, भैया तब भी तो वन वे हो सकती है. तो ये टू वे है या नहीं है, इसके लिए मुझे किसकी मदद लेनी पड़ेगी, आस्पेक्ट रेशियो की मदद लेनी पड़ेगी. तो इस केस में मेरा आस्पेक्ट रेशियो 2 या 2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो अगर आस्पेक्ट रेशियो 2 या 2 से कम आ गया, इसको हम टू वे स्लैब बोल देंगे, प्रोवाइडेड चारों साइड से सपोर्टेड हो. प्रोवाइडेड चारों साइड से सपोर्टेड हो. उसकी डायमेंशन कितनी है, Ly/Lx. लॉन्गर इफेक्टिव स्पैन Ly, शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन Lx. तो ये बात भी समझ में आ जाती है. अब बात करते हैं सवाल की. सवाल क्या है? व्हेन आरसीसी रूफ स्लैब डिजाइन्ड एज टू वे स्लैब, व्हेन इज एन आरसीसी रूफ स्लैब डिजाइन्ड एज अ टू वे स्लैब. अच्छा, कब इसको टू वे स्लैब की तरह डिजाइन करते हो? इफ अ स्लैब इज कंटिन्यूअस ओवर टू ऑपोजिट एजेस ओनली, गलत बात है, वन वे स्लैब. इफ द स्लैब इज सपोर्टेड ऑन वन एज ओनली, ये क्या लिख के दे रहा है? इफ द रेशियो ऑफ द स्पैन इन टू डायरेक्शन इज ग्रेटर देन 2, गलत बात है, क्या होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए. तो लेस देन 2. तो ऐसे सिंपल सा सवाल आ जाता है इसके अंदर बन के. तो सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब दे देंगे, इसमें क्या दिक्कत है हमारी. तो सिंपल सा सवाल है तो सिंपल सा जवाब भी आ जाएगा हमारा. आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. एक बार चेक करो लाइट वाइट आ रही है सही, ठीक है, बढ़िया. हाँ, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लैट स्लैब. अभी फ्लैट स्लैब के ऊपर भी जनरली ऑब्जेक्टिव सवाल पूछने लग गया है, तो इसके बारे में भी मैंने एक टॉपिक डाल दिया है. अब फ्लैट स्लैब क्या होती है? फ्लैट स्लैब जैसे मैंने पीछे बताया था, फ्लैट स्लैब इज दैट स्लैब विच रेस्ट डायरेक्टली ऑन द कॉलम. फ्लैट स्लैब वो स्लैब है जो डायरेक्टली रेस्ट करती है किसके ऊपर, कॉलम के ऊपर. पर कई बार इसमें हम ड्रॉप पैनल भी दे देते हैं और कॉलम कैपिटल भी दे देते हैं, जिनका पर्पस होता है पंचिंग फेलियर से बचाना इन स्लैब को. एज देयर बिहेवियर इज टू वे स्लैब. अब ये बोलोगे सर ड्रॉप पैनल क्या है, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही. तो इस बात को समझने के लिए मैं कोशिश करता हूँ. आगे डायग्राम है बिल्कुल. अरे तो मेरे को क्यों बनाना है डायग्राम जब है डायग्राम. जरा चेक करो, ये हमारी फ्लैट स्लैब है, देख रहा है. ये जो स्लैब है जिसकी डेप्थ डी दिखा रखी है इफेक्टिव, डायरेक्टली कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लैट स्लैब बोल देते हैं. पर अगर आपने डायरेक्टली इसको रेस्ट कराया कॉलम के ऊपर, एरिया बहुत कम है, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें टू वे शेयर का फेलियर हो सकता है, यानी पंचिंग शेयर फेलियर हो सकती है. इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, हम ड्रॉप पैनल प्रोवाइड कर देते हैं, दिस इज टर्म्ड एज ड्रॉप पैनल, या कई बार कॉलम कैपिटल भी प्रोवाइड कर देते हैं. तो इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस होता है एरिया को बढ़ाना जिसके ऊपर लोड ट्रांसफर हो रहा है. तो अगर एरिया बढ़ जाएगा जिसके ऊपर लोड ट्रांसफर हो रहा है, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसका मतलब टू वे शेयर फेलियर कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, होने के चांसेस कम हो जाएंगे. द टेंडेंसी ऑफ टू वे शेयर फेलियर विल बी कंपैरेटिवली रिड्यूस्ड. तो इसलिए फ्लैट स्लैब के अंदर ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल भी दिए जा सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इफ द थिकनेस इज इनवेरिएबली हाई, देन द थिकनेस इन द स्लैब
इन स्लैब बीम सिस्टम स्टिल इट इज प्रोवाइडेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो थिकनेस होती है फ्लैट स्लैब की, ये इनवेरिएबली हायर होती है देन द थिकनेस ऑफ द स्लैब इन स्लैब बीम सिस्टम। जो मेरा स्लैब और बीम सिस्टम है उसके कंपैरिजन में फ्लैट स्लैब की थिकनेस ज्यादा होती है, तब भी हम इसको प्रोवाइड करते हैं। अब तब भी इसको क्यों प्रोवाइड करते हो भाई? इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। क्या क्या एडवांटेज है भैया? दिखने में अच्छा लगता है, फॉर बेटर एस्थेटिक, ये बेटर डिस्पर्स करता है लाइट को, ये बेटर डिस्पर्स करता है लाइट को, तो आपको उजाला लगेगा हमेशा, तो भैया फील गुड फैक्टर निकल के आता है। फॉर ईज इन प्रोवाइडिंग एसी डक्ट, फायर फाइटिंग डक्ट, इलेक्ट्रिकल डक्ट, तो आसानी से आप सारी वायरिंग कर सकते हो क्योंकि बीच में कोई बीम नहीं आती। दूसरा, आपकी स्टोरी हाइट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है जहाँ पे हाइट की रिस्ट्रिक्शन है, तो फ्लैट स्लैब एडवांटेजेस है, आपका एक फ्लोर और डल जाएगा। वैसे अगर आप स्लैब बीम सिस्टम प्रोवाइड करते, लेट्स सपोज 10 मंजिल तक जा रहे थे, अगर आपने 100 mm भी रिड्यूस किया तो हो सकता है कि एक फ्लोर और प्रोवाइड कर पाओ। तो फ्लैट स्लैब्स आर अनइकोनॉमिकल एंड कैन बी पॉसिबल फॉर मीडियम स्पैन ओनली। तो ये अनइकोनॉमिकल होते हैं और इसको हम प्रोवाइड करते हैं जनरली मीडियम स्पैन के लिए, क्योंकि जैसे ही स्पैन बढ़ेगा डिफ्लेक्शन कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। तो डिफ्लेक्शंस आर कंपैरेटिवली मोर, तो इसको हम अवॉइड करते हैं, सो वी अवॉइड दिस। क्लियर है? अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज बता देता हूँ उसकी मैं। जो मिनिमम थिकनेस है इस फ्लैट स्लैब की 125 mm है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ दी स्लैब्स इज 125 mm। जो क्रिटिकल फेलियर है पंचिंग शेयर के अंदर या टू वे शेयर फेलियर के अंदर, वो कितनी दूरी पे होता है? वो कितनी दूरी पे होता है? एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम और ड्रॉप पैनल। तो अगर आपने कॉलम प्रोवाइड कर रखा है, क्रिटिकल फेलियर पंचिंग शेयर फेलियर है या टू वे शेयर फेलियर है, पर उस क्रिटिकल शेयर फेलियर का सेक्शन क्या होगा? एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2, तो वो डायग्राम में मार्क करके दिया हुआ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2। सो d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम और फ्रॉम द फेस ऑफ द ड्रॉप पैनल। ड्रॉप पैनल से d/2 डिस्टेंस की दूरी पे भी क्रिटिकल सेक्शन आप कंसीडर कर सकते हो अगर ड्रॉप पैनल प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट सवाल बोल रहा है, तो सवाल कर लेते हैं। द इनलार्ज हेड ऑफ द सपोर्टिंग कॉलम ऑफ अ फ्लैट स्लैब इज कॉल्ड। जो इनलार्ज हेड है उसे क्या बोला जाता है? अभी डिस्कस किया, इनलार्ज हेड दिस इज टर्म्ड एज कॉलम कैपिटल, तो उसको कॉलम कैपिटल बोला जाता है, इनलार्ज हेड, तो इसको कॉलम कैपिटल बोल देते हैं। Critical section for shear in case of the flat slab is at a distance of effective depth from the slab from a periphery of column D at a distance of d/2 from the periphery of the column capital drop panel। सही बात है, ये तो पीछे ही बताया। A ribbed slab is provided for which of the following? A ribbed slab for plain ceiling, for thermal insulation, for acoustic insulation, all the options are correct। रिब्ड स्लैब किसके लिए प्रोवाइड करते हो? जिसमें रिब्स, किसमें रिब्स प्रोवाइड करोगे भैया? प्लेन सीलिंग चाहिए अगर आपको, तब अगर आपको थर्मल इंसुलेशन चाहिए, अकॉस्टिक इंसुलेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हवा को इंट्रैप करके रख लेती है, इट इंट्रैप्स द एयर बिटवीन इटसेल्फ। तो ये आपको रिब स्लैब मिलेगी। अब ऑब्वियसली डायग्राम में बना के दे नहीं सकता आपको, पर कोशिश करूंगा मैं। ये रिब्स हैं उसके अंदर, ये जो वेब बना के दिए मैंने आपको, ये रिब्स कहलाते हैं, दीज आर द रिब्स। तो इनको टेक्निकली रिब्स बोला जाता है, तो ये टेक्निकली हमारे रिब्स है। सो दीज आर द रिब्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड। ये हमारे रिब्स बने हुए, तो इसके बीच में एयर इंट्रैप हो जाती है, तो ये थर्मल और अकॉस्टिक इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर देता है। तो एयर बैड कंडक्टर होती है इन सारी चीज़ों की, ये इंसुलेटर का काम करती है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट कोडल प्रोविजन। अब क्या कोडल प्रोविजन है भैया सॉलिड स्लैब के? सारे स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजन है, एक्सपेक्ट कर रहा है एक ना एक सवाल तो आपको इसमें से जरूर मिलेगा। यू विल फाइंड वन डेफिनेट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस। अब क्या क्या कोडल प्रोविजन है? पहला, मिनिमम कवर विच इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द सॉलिड स्लैब इज 20 mm। जो मिनिमम कवर आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कितना है? 20 mm का है। इट कैन बी रिड्यूस अप टू 15 mm। आप इसको रिड्यूस कर सकते हो कहाँ तक? 15 mm तक। फॉर माइल्ड एक्सपोजर और बार ऑफ डायमीटर 12 mm और लेस। अगर माइल्ड एक्सपोजर है, अगर माइल्ड एक्सपोजर है और बार आपने जो प्रोवाइड किया है इसके अंदर वो 12 mm या उससे छोटा प्रोवाइड किया है, तो आप कवर को रिड्यूस करके 15 mm भी कर सकते हो। यू कैन रिड्यूस द कवर अप टू 15 mm ऑल्सो। अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड ओनली इन द एक्सेप्शन कंडीशन। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट आप तभी प्रोवाइड करोगे जब एक्सेप्शनल कंडीशन निकल के आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इन केस ऑफ स्लैब शेयर रीइंफोर्समेंट्स आर नॉट प्रोवाइडेड। अगर आपका शेयर क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम थिकनेस ही बढ़ा देते हैं स्लैब की।
अगर आपका शेयर क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम स्लैब की थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं। तो इन केस ऑफ स्लैब शेयर रीइंफोर्समेंट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, पर अगर आपका शेयर क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इसकी थिकनेस को इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टेम्परेचर एंड श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर एंड श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट आर इनवर्सली provided in the transverse direction to the main reinforcement। कहने का मतलब ये है, अगर टेम्परेचर और श्रिंकेज या क्रीप की वजह से क्रैक डेवलप हो रहे हैं तो वो भी आप काउंटरैक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ द रीइंफोर्समेंट, और वो रीइंफोर्समेंट आप कहाँ प्रोवाइड करोगे, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में देन द मेन रीइंफोर्समेंट। तो जिस डायरेक्शन में मेन रीइंफोर्समेंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, जिसको ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट भी बोला जाता है। किस लिए दी जाती है ये, टेम्परेचर श्रिंकेज और क्रीप की वजह से जो क्रैक डेवलप होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो आपने ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी जिसको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी बोला जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आर ऑलवेज प्लेस्ड अबव द मेन रीइंफोर्समेंट। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं इनको हमेशा मेन रीइंफोर्समेंट के ऊपर ही रखा जाता है इन वन वे स्लैब। क्यों, ऑब्वियसली बात है, आपको इफेक्टिव डेप्थ ज्यादा मिलेगी, चेक करके देखो। तो कहने का मतलब क्या है, मेन रीइंफोर्समेंट हमेशा नीचे रहेगी, ये हमारी मेन रीइंफोर्समेंट है, और डिस्ट्रीब्यूशन सील आपका हमेशा ऊपर रहेगा। इससे एडवांटेज क्या मिला, इससे एडवांटेज हमको ये मिला कि हमारी जो इफेक्टिव डेप्थ है वो ज़्यादा निकल के आएगी। तो हमारी जो स्लैब है वो ज़्यादा मूवमेंट को रेजिस्ट कर सकती है। अवर स्लैब कैन रेजिस्ट मोर मूवमेंट, तो हमारी जो स्लैब है वो ज़्यादा मूवमेंट रेजिस्ट कर सकती है। तो ये डी है और ये भी डी है, सो अवर स्लैब कैन रेजिस्ट मोर मूवमेंट। क्लियर है चीज। तो हमारी स्लैब ज्यादा मूवमेंट रेजिस्ट कर सकती है इस केस के अंदर। चलो बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ टू वे स्लैब्स बोथ रीइंफोर्समेंट, अगर हमारी टू वे स्लैब है बोथ रीइंफोर्समेंट, कौन सी बोथ रीइंफोर्समेंट, अलोंग द लॉन्गर डायरेक्शन एंड शॉर्टर डायरेक्शन आर मेन रीइंफोर्समेंट। अगर आप बात करोगे टू वे स्लैब की, दोनों रीइंफोर्समेंट चाहे लॉन्गर डायरेक्शन के अलॉन्ग हो चाहे शॉर्टर डायरेक्शन के अलॉन्ग हो, वो मेन रीइंफोर्समेंट है। पर जो हायर लोड ट्रांसफर हो रहा है वो छोटे स्पैन के अलॉन्ग हो रहा है, जो हायर लोड ट्रांसफर हो रहा है वो छोटे स्पैन के अलॉन्ग हो रहा है, इसलिए छोटे स्पैन के अलॉन्ग जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है इट इज केप्ट नियर टू द टेंशन फेस, यानी उसको नीचे रखा जाता है, और जो लॉन्गर फेस के अलॉन्ग रीइंफोर्समेंट होती है उसको ऊपर रखा जाता है। क्यों, सेम लॉजिक, ताकि आपको इफेक्टिव डेप्थ ज्यादा मिले, इफेक्टिव डेप्थ ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा मूवमेंट रेजिस्ट कर पाएगी हमारी स्लैब। नेक्स्ट, maximum diameter of the reinforcing bar should not exceed 1/8 of the total thickness of the slab। तो फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है, ध्यान रखना। तो जो मैक्सिमम डायमीटर है हमारे रीइंफोर्सिंग बार का, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो पूरा मिट गया। तो 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब, सो शुड नॉट बी मोर देन दिस, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए वैल्यू हमारी। नेक्स्ट, जो मिनिमम डायमीटर है मेन बार का इज 10 mm, जो मिनिमम डायमीटर है मेन बार की इज 10 mm फॉर Fe250 और 8 mm फॉर HYSD। सो मिनिमम डायमीटर ऑफ द मेन बार इज 10 mm फॉर Fe250 एंड 8 mm फॉर HYSD। क्लियर है चीज, ये IS कोडल प्रोविजन नहीं है, बट फिर भी जनरल स्पेसिफिकेशन है जो हम फॉलो करते हैं। तो अगर Fe250 है, सबसे छोटा डायमीटर 10 mm का लगाओगे, अगर HYSD है 8 mm का लगाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन सील की बात करें, मिनिमम डायमीटर इज 6 mm फॉर बोथ Fe250 एंड HYSD। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन सील की बात करेंगे, जो मिनिमम डायमीटर हम यूज करते हैं ये 6 mm है दोनों के लिए, Fe250 के लिए और HYSD के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नो मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट क्राइटेरिया फॉर द स्लैब इज गिवन इन द IS कोड। कोई मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट क्राइटेरिया स्लैब के लिए गिवन नहीं है हमारे IS कोड में। हाउएवर we shall consider the maximum reinforcement of the beam in case of slab also। अगर ये गिवन नहीं है, हम क्या कंसीडर करेंगे, मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट जो बीम वाली है वही कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर चीज। तो मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट क्राइटेरिया क्या है हमारे बीम के अंदर, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, सेम कहानी यहाँ पर है। सो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। अभी तक हमने किसकी बात करी, मैक्सिमम डायमीटर की बात करी, मिनिमम डायमीटर की बात करी, मेन रीच सील की और डिस्ट्रीब्यूशन सील की। अब रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। मिनिमम रीइंफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इज 0.15% of gross area for Fe250, 0.12% of gross area for HYSD। तो जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट जो हमें प्रोवाइड करनी है ये 0.15% है ऑफ ग्रॉस एरिया फॉर Fe250,
0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया फॉर HYST। तो मिनिमम आपको इतनी स्टील तो प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारे कोडल प्रोविजन आ गए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो मिनिमम वैल्यू वैलिड है दोनों ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के लिए वैलिड है। ये जो मिनिमम वैल्यू है हमारी, ये हमारी दोनों ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के लिए वैलिड है। तो ध्यान रखना है आपको ये चीज, दैट दिस वैल्यू इज वैलिड फॉर बोथ दी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, सो टेक प्रॉपर केयर। तो दोनों के लिए काम करती है ये, सो इट वर्क्स फॉर बोथ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप मैक्सिमम कितनी स्पेसिंग रख सकते हो मेन बार की, आप मैक्सिमम कितनी स्पेसिंग रख सकते हो मेन बार की। सो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द मेन बार शुड नॉट बी मोर देन 3D और 300 mm, whichever is less. So maximum spacing of the main bar should not be more than 3D or 300 mm, whichever is less, जो भी वैल्यू छोटी हो। एंड मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बार, सेकेंडरी बोल दो, डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो या ट्रांसवर्स बोल दो, एक ही चीज है, शुड नॉट बी मोर देन 5D और 300 mm। ध्यान रखना ये अमेंडमेंट हुई है, पहले ये 450 mm थी, तो ये मत बोलना सर ये 300 mm क्यों लिख दी है। तो जो मैक्सिमम स्पेसिंग है हमारे सेकेंडरी बार की या डिस्ट्रीब्यूशन बार की या ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की, ये 5D या 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी वैल्यू क्या निकल के आए, छोटी निकल के आए। तो ये तो हमारा कोडल प्रोविजन था किसके लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए। तो पहला नॉमिनल कवर, ये सारी जानकारी आपको रीइंफोर्समेंट की दी कि मिनिमम डायमीटर कितना लगाओगे, मैक्सिमम डायमीटर कितना लगाओगे, मिनिमम परसेंटेज ऑफ सील कितनी होगी, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सील होगी कितनी होगी, फिर आप स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करोगे दोनों के लिए, मेन सील के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन सील के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शेयर डिजाइन क्राइटेरिया। अब हम शेयर डिजाइनिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट। बीम में कितनी थी हमारी टाउ सी, यहाँ पर कितनी है K into टाउ सी है। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट shall be taken as K into टाउ सी। So in the case of the beam it was taken as tau c, here it is taken as K into tau c. Next point of reference, tau c is a function of what, ग्रेड ऑफ कंक्रीट का फंक्शन होता है और परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट का फंक्शन होता है। और K क्या है, K इज अ फंक्शन ऑफ ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब। K फंक्शन होता है हमारे ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब, ये भी मैंने आपको पीछे बीम में बताई रखा है, तो कोई नई चीज नहीं है ये। नाउ टू सेफगार्ड अगेंस्ट डायगोनल कंप्रेशन, बीम में क्या क्राइटेरिया था, हम बोलते थे भैया टाउ बी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो टू सेफगार्ड अगेंस्ट द डायगोनल कंप्रेशन हम बोलते थे टाउ बी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, टू सेफगार्ड अगेंस्ट डायगोनल कंप्रेशन टाउ बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी मैक्स। टू सेफगार्ड अगेंस्ट डायगोनल कंप्रेशन फेलियर टाउ बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी मैक्स। अगर आपको डायगोनल कंप्रेशन फेलियर से बचाना है हमारी स्लैब को, तो यहाँ पे 0.5 का फैक्टर और आ गया, टाउ बी शुड नॉट बी मोर देन 0.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी मैक्स। एंड फॉर सेफ्टी अगेंस्ट शियर हमारे टाउ बी की वैल्यू K टाइम्स ऑफ टाउ सी से कम होनी चाहिए। क्लियर है चीज, अगर टाउ बी की वैल्यू K टाइम्स ऑफ टाउ सी से ज्यादा आ गई, क्या करोगे आप, पीछे बताया कि शेयर रीइंफोर्समेंट तो हम प्रोवाइड करते ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, डेप्थ बढ़ा देंगे हम हमारे स्लैब की, विल इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द स्लैब। क्लियर है, चले चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द चेक फॉर द डेवलपमेंट लेंथ। चेक फॉर द डेवलपमेंट लेंथ टू बी अप्लाइड इन द केस ऑफ द स्लैब इज सेम एज दैट ऑफ बीम। जो आपको चेक अप्लाई करना है डेवलपमेंट लेंथ के लिए वो सेम वही है जो आप किसके लिए अप्लाई करोगे, जो आप किसके लिए अप्लाई करोगे, बीम के लिए अप्लाई करोगे, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन कंट्रोल का क्राइटेरिया। If rectangular two-way slab is supported from all the four sides with shorter span 3.5 meter and loading up to 3 kilonewton per meter square. So if rectangular two-way slab is supported from all four sides, अगर आपकी rectangular two-way slab supported है चारों साइड से और आपकी छोटी स्पैन है 3.5 मीटर की और लोडिंग है कहाँ तक, 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर की, उस केस में L effective by D रेशियो कितना होगा, उस केस में L effective by D रेशियो शुड बी लेस देन दी फॉलोइंग वैल्यूज। किससे कम होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड 35 से कम होना चाहिए। अगर आप FE 415 की बात कर रहे हो तो 0.8 टाइम्स निकाल लिया इसका, तो 0.8 टाइम्स निकाल लिया। उसी तरीके से कंटिन्यूस की बात कर रहे हो 40 FE 250 के लिए, अगर FE 415 की बात कर रहे हो 32 आ गया, 0.8 टाइम्स कर दिया इसे हमने। तो जो L effective by D रेशियो है
द एयर अफेक्टेड बाय डी रेशियो शुड बी सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन, हमारी ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। अब जरा चेक करके देखो, द डेप्थ विच इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया इज मोर फॉर HYSD। कैसे? डेप्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एल इफेक्टिव बाय ये जो फैक्टर है, यहाँ पर फैक्टर है 28, यहाँ पर फैक्टर है 35। तो HYSD के लिए क्योंकि 28 यानी छोटी वैल्यू है इन कंपैरिजन टू 35, डी की रिक्वायरमेंट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। So depth which is required to satisfy the deflection criteria is more for HYSD than mild steel। ऐसा क्यों भैया? HYSD ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में, ये भी हमने पीछे बीम में डिस्कस किया हो। तो जो डेप्थ की रिक्वायरमेंट है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए, वो HYSD में आपको ज्यादा मिलेगी माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में, क्योंकि HYSD डिफ्लेक्शन भी क्या करता है, ज्यादा प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ रेक्टेंगुलर स्लैब इज सपोर्टेड फ्रॉम ऑल 4 साइड्स, अगर रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड है चारों साइड से, देन द शॉर्टर स्पैन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अगर आपकी रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड है चारों साइड से, आप हमेशा छोटे स्पैन को यूज करोगे बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन के लिए। तो जितनी भी ऊपर वाली कैलकुलेशन है उसमें कौन सा स्पैन यूज होगा, हमेशा छोटा वाला स्पैन यूज होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। अच्छा सवाल आ गया, a reinforced concrete slab is 75 mm thick, the maximum size of the reinforcement bar that can be used, maximum size of reinforcement कितना लिखा था, should not be greater than d by 8। तो 75 by 8 से ज़्यादा वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 75 by 8 से ज़्यादा वैल्यू नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो कितना आ गया, 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है। तो 9 8 जा 72, 3 8 3 जा तो 9.3। अब 9.3 बड़ा तो जा नहीं सकता, 10 mm छोटा mm में लेके जाऊंगा, तो 8 mm आ गया। तो हमारा जो डायमीटर है वो 8 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो मैक्सिमम डायमीटर शुड नॉट बी ग्रेटर देन d by 8, सो इट शुड नॉट बी मोर देन 8 mm। 8 mm से वैल्यू बड़ी नहीं निकल के आनी चाहिए। क्लियर है? चलो, for a continuous slab of 3 meter by 3.5 meter size, minimum overall depth of the slab to satisfy the vertical deflection limit, minimum overall depth। देखो भैया, ये रहा, इसमें वो दे रखा है, नहीं दे रखा, हम FE 250 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ये रहा, if a rectangular two-way slab is supported from all 4 sides with the shorter span up to 3.5 मीटर, छोटा स्पैन का है हमारा 3 मीटर का ही है, देन L effective by D ratio। अब L effective कौन सा लोगे भैया, छोटे स्पैन का ही लोगे, तो हमारा L effective by overall depth, सो L effective by overall depth FE 250 लेके चल रहा हूँ, उसने दिया ही नहीं है। और कौन सी बोली है, कंटिन्यूस स्लैब बोली है, तो कंटिन्यूस स्लैब, ये रहा कंटिन्यूस स्लैब के लिए क्राइटेरिया कितना है, 40 है। तो कंटिन्यूस स्लैब के लिए क्राइटेरिया है हमारा 40, यही है। इट शुड बी लेस देन, तो लेस देन 40, तो 40 से कम होना चाहिए। तो डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन एल अफेक्टिव बाय 40। एल अफेक्टिव कितना, 3 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 40, सॉरी 4 क्यों आएगा, 3 आएगा ना, सो 3 इंटू 10⁻⁴, तो कितना हो गया, 300/4 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, 75 mm आ गई। सो आंसर कम्स आउट टू बी 75 mm। ये भी सिंपल सा सवाल है। In a slab, the pitch of the main reinforcement should not exceed, main reinforcement की pitch का मतलब होता है spacing,
शुड नॉट एक्सीड इज इफेक्टिव डेप्थ बाय, किससे ज़्यादा नहीं हो चाहिए, 3 टाइम्स 3D या 300 mm। सो 3D और 300 mm, तो 3D या 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तो कुछ बेसिक से सवाल करा दिए आपके। अब हम डिज़ाइनिंग की बात करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द डिज़ाइनिंग ऑफ वन वे स्लैब। तो क्या बोलती है डिज़ाइनिंग ऑफ वन वे स्लैब? व्हाट डज डिज़ाइनिंग ऑफ वन वे स्लैब सेज? Assume suitable value of the effective depth or L effective for the preliminary design using the following deflection criteria। आप suitable value assume करो या तो D की, अगर सवाल में आपको L effective given है तो आप D निकाल लोगे, D given है तो L effective निकाल लोगे। So L effective by D हमारा deflection criteria है जो बीम में भी देखा था हमने, should be less than K1, K2, K3, K4 into value। क्लियर है, वैल्यू डिपेंड कर जाएगी हमारी कैसी स्लैब है। K1 डिपेंड कर जाता है स्पैन के ऊपर, K2 परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट, K3 सिंगली रीइंफोर्स है या डबली रीइंफोर्स है, K4 डिपेंड करता है हमारा क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है या फ्लैंज्ड है, उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। क्लियर चीज। अब आपने जब D निकाल लिया, यहाँ से अफेक्टिव डेप्थ निकाल लिया, कैलकुलेट दी टोटल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ बाय अज्यूमिंग दी सूटेबल कवर और यू कैन कंप्यूट दी इफेक्टिव स्पैन। अगर आपको टोटल ओवरऑल डेप्थ दे रखी है तो आप इफेक्टिव स्पैन निकाल सकते हो, अगर आपने इफेक्टिव डेप्थ निकाली इससे आप ओवरऑल डेप्थ निकाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? देन कैलकुलेट द डेड लोड एंड डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। जब आपके पास डेप्थ आ गई स्लैब की, व्हेन द डेप्थ ऑफ द स्लैब इज नोन टू यू, नाउ यू कैन कैलकुलेट द डेड लोड। डेड लोड निकल के आ जाएगा, लाइव लोड आपको गिवन होगा, लाइव लोड विल बी गिवन टू यू, तो आप क्या कर लोगे, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकाल लोगे, तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट भी निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगर आपकी कंटिन्यूस स्लैब है तो आपको कोफिशिएंट यूज करने पड़ेंगे जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अगर आपकी कंटिन्यूस स्लैब है तो आपको कोफिशिएंट यूज करने पड़ेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब जो भी आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकल के आया उसको बराबर कर दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। कौन सा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि डिजाइनिंग किसके लिए करेंगे, बैलेंस सेक्शन के लिए करेंगे। और जो भी डेप्थ निकल के आएगी उसको बढ़ा देंगे 5% ताकि सेक्शन क्या हो जाए, अंडर रीइंफोर्स हो जाए। तो जो भी आपकी डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकल के आई उसको आपने लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर दिया। तो जो भी आपकी डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकल के आई, सो वट एवर डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कम्स, आपने इसको बराबर कर दिया लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है, Q लिमिटिंग BD स्क्वायर। सो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, Q लिमिटिंग इनटू BD स्क्वायर, और Q लिमिटिंग की वैल्यू हमें पता ही है। अच्छा, पीछे वाली कैलकुलेशन में क्योंकि स्लैब है, आप विड्थ कितनी लेके चलोगे, 1 मीटर लेके चलोगे, यू विल कंसीडर द विड्थ टू बी 1 मीटर या 1000 mm, कुछ भी ले सकते हो, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। जो भी डी आप कैलकुलेट करोगे उससे 5% ज्यादा प्रोवाइड करोगे, क्योंकि आपने बैलेंस के लिए कैलकुलेट किया है, हम प्रोवाइड करते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड। अब क्योंकि आपका सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है, आप एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हो डायरेक्टली विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन भी बता रखा है आपको, 0.5 FCK by BD into FI into 1 minus square root of 1 minus 4.6 बेंडिंग मोमेंट, कौन सा, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, बाय FCK BD स्क्वायर। अब ध्यान रखना, ये जो आपका एरिया ऑफ स्टील निकल के आया है ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील से कम नहीं होना चाहिए। ये जो आपकी एरिया ऑफ स्टील निकल के आई है, ये मेन रीइंफोर्समेंट निकल के आई है, ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद आप क्या प्रोवाइड करोगे, इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन सील भी प्रोवाइड करोगे। आफ्टर दैट यू विल ऑल्सो प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन सील, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन सील भी प्रोवाइड कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सील देने के बाद आप चेक करोगे स्लैब को फॉर शेयर एंड बॉन्ड, तो शेयर और बॉन्ड के लिए भी चेक करोगे, और शेयर और बॉन्ड के लिए जब आपने चेक कर लिया स्लैब को, देन यू विल प्रोवाइड द डिटेलिंग। तो ये हमारी टिपिकल डिटेलिंग है, दिस इज अ टिपिकल डिटेलिंग ऑफ द स्लैब। कौन सी स्लैब है, जरा चेक कर लो, वन वे स्लैब है हमारी, दिस इज द वन वे स्लैब, डिजाइनिंग हमारी वन वे स्लैब की है। अब क्या टिपिकल डिटेलिंग, जरा चेक करो। आपने जो एरिया है 50% एरिया कर्टेल कर दिया और उसको लेके चले गए कंप्रेशन साइड पे। 50% आपने ASC पॉजिटिव को कर्टेल कर दिया और लेके चले गए कहाँ पर, कंप्रेशन साइड पे। और एक कर्टेलमेंट कितनी दूरी पे करी है आपने, 0.1 टाइम्स ऑफ L, L इफेक्टिव बोल सकते हो आप उसे। तो ये हमारी क्या है, टिपिकल डिटेलिंग आ गई, दिस इज टिपिकल डिटेलिंग। क्लियर चीज। ये हमारी सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए, ये हमारी कंटिन्यूस स्लैब के लिए, दिस इज फॉर कंटिन्यूस स्लैब। अब कंटिन्यूस स्लैब में क्या निकल के आई जानकारी चेक करो। कंटिन्यूस स्लैब की जानकारी ये बोल रही है कि आपका जो AST पॉजिटिव है, आपका जो AST पॉजिटिव है उसको आप कर्टेल करोगे कितनी दूरी पे, उसको आप कर्टेल करोगे कितनी दूरी पे, कर्टेलमेंट दिखा रखी है, दिस कर्टेलमेंट इज बीइंग शोन टू यू। तो ये वाली कर्टेलमेंट भी दिखा रखी है, दिस कर्टेलमेंट इज आल्सो बीइंग शोन टू यू। जो आपका सिंपली सपोर्टेड एंड है 0.15 L फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट
0.25L फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंटिन्यूअस सपोर्ट। तो अगर सिंपल सपोर्ट है वहां से 0.15L, कंटिन्यूअस सपोर्ट है वहां से 0.25L, यहाँ पर आप कर्टेलमेंट करोगे, हियर यू विल बी कैरिंग आउट द कर्टेलमेंट। क्लियर चीज। ये हमारी ASC नेगेटिव थी, दिस इज ASC नेगेटिव, तो इसकी भी कर्टेलमेंट कर सकते हो आप। जो आपने ASC पॉजिटिव को कर्टेल किया वो आप लेके जा सकते हो कहाँ पर, वो आप लेके जा सकते हो कंप्रेशन साइड पे। ये जो मैं ले गया कंप्रेशन साइड पे, इनकम्प्लीट था, मैंने कंप्लीट कर दिया उसे, इनकम्प्लीट थी, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। ASC नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखी है, दिस इज द नेगेटिव टेंशन रीइंफोर्समेंट व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड। सो दिस इज द टिपिकल डिटेलिंग व्हिच इज टू बी अडॉप्टेड। ये टिपिकल डिटेलिंग है जिसको आपको अडॉप्ट करना है। पहले वाली सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, दूसरी वाली हमारी कंटिन्यूअस स्लैब है, सेकंड इज द कंटिन्यूअस स्लैब। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ द टू वे स्लैब। अब टू वे स्लैब की बात करते हैं। अभी पीछे बताइए आपको, टू वे स्लैब इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट कर्वेचर अलोंग द टू प्रिंसिपल ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। टू वे स्लैब इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट कर्वेचर अलोंग द टू प्रिंसिपल ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। ये जो दो प्रिंसिपल ऑर्थोगोनल डायरेक्शन है इसमें आपको क्या मिलेगी, सिग्निफिकेंट कर्वेचर मिलेगी या मूवमेंट मिलेगा। दिखा रखा है दोनों डायरेक्शन के लोग, चारों साइड से ये सपोर्टेड होती है, और जो एस्पेक्ट रेशियो होता है इसमें 2 या 2 से कम निकल के आता है। जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 2 या 2 से कम निकल के आता है। अब ये टू वे स्लैब भी आगे बहुत तरीके से क्लासिफाइड है। एक है हमारा ऑर्थोट्रॉपिकली रीइंफोर्स्ड स्लैब। अब ऑर्थोट्रॉपिकली रीइंफोर्स्ड स्लैब क्या है? ऑर्थोट्रॉपिकली रीइंफोर्स्ड स्लैब वो स्लैब है जिसमें दोनों ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में अलग अलग रीइंफोर्समेंट आपने प्रोवाइड करी। ऑर्थोट्रॉपिकली रीइंफोर्स्ड स्लैब वो स्लैब है जिसमें दोनों ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में हमने अलग अलग रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया, इसको बोल देंगे ऑर्थोट्रॉपिकली रीइंफोर्स्ड स्लैब। नेक्स्ट क्या है हमारी, आइसोट्रॉपिकली रीइंफोर्स्ड स्लैब। आइसोट्रॉपिकली रीइंफोर्स्ड स्लैब वो स्लैब है जिसमें हम दोनों डायरेक्शन के अंदर सेम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे। सो आइसोट्रॉपिकली रीइंफोर्स्ड स्लैब इज दैट स्लैब जिसमें हम दोनों डायरेक्शन में क्या करते हैं, जिसमें हम दोनों डायरेक्शन में क्या करते हैं, सेम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर चीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप्स इन टू वे स्लैब। अब टू वे स्लैब की बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी, ये जो टू वे स्लैब है इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप हो जाती है, इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप हो जाती है, एंड ये सिग्निफिकेंट होता है एट द पॉइंट्स अलोंग द डायगोनल। और ये सिग्निफिकेंट होता है कहां पर, एट द पॉइंट्स अलोंग द डायगोनल एजेस पे। ड्यू टू दिस जो कॉर्नर होते हैं वो हमारे क्या कर जाते हैं, लिफ्ट कर जाते हैं। ड्यू टू दिस द कॉर्नर लिफ्ट्स अप इफ दीज आर नॉट रिस्ट्रेन्ड। तो टू वे स्लैब में ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप होता है जो सिग्निफिकेंट होता है डायगोनल के लोग, जिसकी वजह से हमारे टू वे स्लैब के कॉर्नर लिफ्ट कर जाते हैं अगर आपने उनको रिस्ट्रेन नहीं कर रखा। तो टू वे स्लैब के हमारे कॉर्नर लिफ्ट कर जाते हैं अगर आपने उसको रिस्ट्रेन नहीं कर रखा, इफ दे आर नॉट बीइंग रिस्ट्रेन्ड। क्लियर चीज। चलो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। तो इसका मतलब आपको इसके अगेंस्ट भी क्या देनी पड़ जाएगी, रीइंफोर्समेंट देनी पड़ जाएगी। आपको इसके अगेंस्ट भी क्या करनी पड़ जाएगी भैया, रीइंफोर्समेंट देनी पड़ जाएगी, तो दे देंगे रीइंफोर्समेंट इसके अगेंस्ट भी। कैसे, डिजाइनिंग देखते हैं। सो नाउ विल टॉक अबाउट डिजाइनिंग ऑफ टू वे स्लैब, वेयर टू वे स्लैब कैसे डिजाइन की जाती है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इफ द मोमेंट इज कैलकुलेटेड, अगर मोमेंट हमारा कैलकुलेटेड है देन द डिजाइन कैन बी डन सेम एज वन वे स्लैब। अगर आपने मोमेंट कैलकुलेट कर रखी है तो उसकी डिजाइनिंग एग्जैक्टली कैसे हो जाती है, जैसे वन वे स्लैब की डिजाइनिंग हुई है। सो द मोमेंट इज कैलकुलेटेड, तब तो डिजाइनिंग में कोई इशू नहीं है। जैसे आपने वन वे स्लैब की डिजाइनिंग करी एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, टू वे स्लैब की भी डिजाइनिंग हो जाएगी विद नो इश्यूज। तो ठीक है, डिजाइनिंग कर देंगे। रीइंफोर्समेंट इज डिजाइन्ड फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। आप रीइंफोर्समेंट डिजाइन करते हो किसके लिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। कौन सी डायरेक्शन में, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन के अंदर। थिकनेस ऑफ द स्लैब इज कैलकुलेटेड बाय डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। इसकी जो थिकनेस निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से निकाली जाती है।
सो थिकनेस ऑफ द स्लैब इज कैलकुलेटेड बाय डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। तो जो रीइंफोर्समेंट निकालोगे वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से निकालोगे, थिकनेस जो निकालोगे वो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से निकालोगे। सो दैट इज फाउंड यूजिंग डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब जो हमारी टू वे स्लैब है जिसको आपने चारों साइड से सपोर्ट कर रखा है, ये अनरिस्ट्रेन्ड भी हो सकती है और रिस्ट्रेन्ड भी हो सकती है। अनरिस्ट्रेन्ड मतलब कॉर्नर्स आर अलाउड टू बी लिफ्टेड। अनरिस्ट्रेन्ड है इसका मतलब कॉर्नर क्या कर सकते हैं, इसके लिफ्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रेन्ड है इसका मतलब कॉर्नर्स आर नॉट अलाउड टू बी लिफ्टेड। रिस्ट्रेन्ड है इसका मतलब कॉर्नर क्या नहीं कर सकते, लिफ्ट नहीं कर सकते। क्लियर है चीज। तो रेक्टेंगुलर टू वे स्लैब्स आर सपोर्टेड फ्रॉम ऑल दी फोर साइड्स, चारों साइड से सपोर्टेड होती है। दो केसेस है इसके अंदर, आपने कॉलम को लिफ्ट होने दिया, दूसरा आपने कॉलम को लिफ्ट नहीं होने दिया। यू हैव नॉट परमिटेड द कॉलम टू गेट लिफ्टेड। क्लियर है, तो ये बात भी समझ में आती है। अब पहला केस उठाया सिंपली सपोर्टेड अनरिस्ट्रेन्ड स्लैब। अनरिस्ट्रेन्ड स्लैब मतलब आपने इसमें रिस्ट्रेनमेंट नहीं दी हुई, इसका मतलब कॉर्नर क्या कर सकता है, इसका लिफ्ट कर सकता है। अगर आपने रिस्ट्रेनमेंट नहीं दी तो कॉर्नर लिफ्ट कर सकती है। अब ये उसकी कहानी है, तो भैया उसकी कहानी भी देख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारा कोड बोलता है कि आप क्या करो, दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लो। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए उसने हमें फिर से कोफिशिएंट ही दे दी है। कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, अल्फा एक्स अल्फा वाई है। सो बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट फॉर द स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल्स सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल द फोर साइड्स and do not have adequate provision to resist the torsion at the corner and to prevent the corner from the lifting। तो ये पूरी कहानी लिखी। कौन सी स्लैब के बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट है, जो स्पैन कर रही है दो डायरेक्शन में, राइट एंगल्स पे, सिंपली सपोर्टेड है चारों साइड्स पे, और आपने एडिक्वेट प्रोविजन नहीं प्रोवाइड किया टॉर्शन को रेजिस्ट करने के लिए और कॉर्नर्स को लिफ्ट करने के लिए भी कोई प्रोविजन नहीं दिया। उस केस के अंदर आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर यूनिट विड्थ कितनी होगी, अल्फा एक्स डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर एम अल्फा वाई डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पर भी एल एक्स है, एम वाई में एल वाई मत कर देना, दोनों जगह एल एक्स है, टेक प्रॉपर केयर। ये एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये एनालिसिस हमारी बेस्ड है रैंकाइन-ग्रासहोफ थ्योरी के ऊपर। ये एनालिसिस मेरी किसके ऊपर बेस्ड है, रैंकाइन-ग्रासहोफ थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है चीज। इन दिस एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ द टॉर्शन हैज बीन नेग्लेक्टेड। इस एनालिसिस में हम टॉर्शन के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड द डिफ्लेक्शन इज इक्वेटेड फ्रॉम बोथ दी साइड्स, और दोनों साइड से हम डिफ्लेक्शन को इक्वेट कर देते हैं। क्लियर चीज। नेक्स्ट एक जानकारी दी, जो मोमेंट कैलकुलेट होता है इस मेथड से, ये लिखा हुआ है एम एक्स एम वाई, जो मोमेंट कैलकुलेट होता है इस मेथड से वो हायर साइड पे होता है। सो मोमेंट विच इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज कोफिशिएंट्स आर ऑन हायर साइड। ये इंफॉर्मेशन दी कि एक्चुअल में जो मोमेंट होता है उससे ज्यादा मोमेंट ही निकाल के देती है आपको ये थ्योरी। आगे इसको डिराइव करके दे रखा है कि भैया वो कोफिशिएंट कैसे निकाले, अल्फा एक्स अल्फा वाई। तो अल्फा एक्स अल्फा वाई डायरेक्टली कोड में गिवन है, पर आपको इसकी अप्रोच भी बता रखी है जो इनसिग्निफिकेंट है। अप्रोच भी आगे बता रखी है जो इनसिग्निफिकेंट है, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं, हार्डली 2 मिनट लगेंगे। कैसे, मैंने क्या किया, इसकी लोडिंग कंसीडर करी एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, तो ये छोटा स्पैन है। दूसरा इसकी लोडिंग कंसीडर करी वाई डायरेक्शन के लॉन्ग, तो लोडिंग कंसीडर करी वाई डायरेक्शन के लॉन्ग। क्या किया, 1-1 मीटर विड्थ की हमने स्ट्रिप कंसीडर करी, तो 1-1 मीटर विड्थ की स्ट्रिप कंसीडर करी, तो बीम बन गई हमारी। तो हम बोलेंगे स्लैब के ऊपर टोटल लोड कितना है, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई। स्लैब के ऊपर टोटल लोड आ गया डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई। फिर हमने क्या बोला, दोनों डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कहाँ पे, इस कॉमन एरिया पे, यानी मिड स्पैन पे। तो मिड स्पैन पे जो डिफ्लेक्शन है वो हमारी सेम होनी चाहिए अक्रॉस बोथ दी स्पैन। चलो ठीक है, तो बीम है, यूडीएल है, इसकी वजह से कितना आएगा, बीम है यूडीएल है, इसकी वजह से कितनी डिफ्लेक्शन आएगी, 5/384 डब्ल्यू एल एक्स 4 अपॉन ई आई, 5/384 डब्ल्यू एल 4 अपॉन ई आई। तो एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये, दोनों को सिंप्लीफाई किया, डब्ल्यू वाई निकाला, डब्ल्यू एक्स निकाला, जिसमें आर क्या है हमारा, आस्पेक्ट रेशियो है एल वाई बाय एल एक्स। ठीक है, डब्ल्यू वाई डब्ल्यू एक्स निकाल लिया, अच्छी बात है। अब मोमेंट कैलकुलेट किया एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, तो डब्ल्यू एक्स यूज किया, एल एक्स यूज किया, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू डाली, एल एक्स रखा, तो मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, मोमेंट की वैल्यू आ गई अल्फा एक्स डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर, और जिसमें अल्फा एक्स क्या है, आर 4 अपॉन 8 1 प्लस आर के पावर 4। अब ये आर की अलग अलग वैल्यू के लिए कोड ने टेबल बना के दे दी। उसी तरीके से एम वाई कितना है, डब्ल्यू वाई एल वाई का होल स्क्वायर बाय 8, डब्ल्यू वाई की वैल्यू पुट करी, एल वाई की वैल्यू पुट करी, इसको सिंप्लीफाई किया, आपका अल्फा है वापस निकल के आ गया। अब ये मत बोलना सर ये अल्फा वाई है यहाँ पे, तो
तो यहाँ पे आपने LX कैसे लिख दिया, हाउ यू हैव रिटन LX, भैया कर सकते हैं, इसको डिवाइड किया LX स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई किया LX स्क्वायर से, तो कर देता हूँ अभी। तो कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर तो LY है, आपने LX कैसे लिख दिया, ये लो LY स्क्वायर ही था, डिवाइड किया LX स्क्वायर से, मल्टीप्लाई किया LX स्क्वायर से, ये क्या बन गया मेरा, R स्क्वायर बन गया, आस्पेक्ट रेशियो का होल स्क्वायर बन गया। क्लियर चीज। तो कहने का मतलब है डेरिवेशन बता दिया आपको, बट डेरिवेशन इमटेरियल है, क्योंकि कोड में तो डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है अल्फा एक्स अल्फा वाई की, तो जब डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक चेक लगा के दिखाया आपको, क्या चेक लगा के लिखाया, अगर r की वैल्यू हमारी 2 है तो mx की वैल्यू आती है 2/17 WLX स्क्वायर, my की वैल्यू आती है 1/34 WLX स्क्वायर, यानी mx 4 गुना निकल के आता है my से, mx 4 गुना निकल के आता है my से। इसीलिए हम स्लैब को वन वे कंसीडर करते हैं अगर r की वैल्यू 2 से ज्यादा हो। तो जब r की वैल्यू 2 है तभी एक स्पैन का मोमेंट दूसरे स्पैन के मोमेंट से बहुत ज्यादा हो गया, 4 गुना हो गया। तो अगर r की वैल्यू और ज्यादा होगी तो एक डायरेक्शन की मूवमेंट और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगी, इसीलिए ये हमारा लिमिटिंग केस है 2 वाला। नीचे नोट क्या बोल रहा है, अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू आप डायरेक्टली कोड से देख सकते हैं फ्रॉम टेबल नंबर 27। तो ये कोड में डायरेक्टली वैल्यू मेंशन्ड है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं हमें, वी डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दिस। हाउएवर मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट भी करके दे दिया एक्सप्रेशन, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व यूजिंग दैट ऑल्सो, अगर कभी कोड की वैल्यू गिवन नहीं हो तो। क्लियर चीज। एक जानकारी और दे दी आपको, अल्फा एक्स इज ऑलवेज हायर देन अल्फा वाई, सो रीइंफोर्समेंट करस्पॉन्डिंग टू एम एक्स इज प्रोवाइडेड इन द बॉटम मोस्ट लेयर। अल्फा एक्स की वैल्यू हमेशा अल्फा वाई से ज्यादा होती है, तो बॉटम लेयर में आप कौन सी रीइंफोर्समेंट दोगे, एम एक्स वाली रीइंफोर्समेंट दोगे, और ऊपर कहाँ दोगे, एम वाई वाली रीइंफोर्समेंट दोगे। तो नीचे एम एक्स वाली रीइंफोर्समेंट, ऊपर एम वाई वाली रीइंफोर्समेंट आएगी। तो ये बात भी समझ में आ जाती है, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा वो केस था जिसमें हमारी जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब थी, इट वाज नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट टॉर्शन, जिसमें आपने रिस्ट्रेनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रखी अगेंस्ट टॉर्शन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट केस, अब है हमारा IS कोड प्रोसीजर फॉर यूनिफॉर्मली लोडेड रिस्ट्रेन्ड रेक्टेंगुलर स्लैब। हम बात कर रहे हैं IS कोड प्रोसीजर फॉर यूनिफॉर्मली लोडेड रिस्ट्रेन्ड रेक्टेंगुलर स्लैब। अब ये रिस्ट्रेन्ड है, पिछली वाली क्या थी, रिस्ट्रेन्ड नहीं थी। रिस्ट्रेन्ड है इसका मतलब कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन, कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन इसका मतलब एडिशनल स्ट्रेस डेवलप होंगे, एडिशनल स्ट्रेस डेवलप होंगे इसका मतलब आपको टॉर्सल रीइंफोर्समेंट भी देनी पड़ेगी टू टेक केयर ऑफ द क्रैक्स। तो पिछले केस में आपने उसको रोका नहीं था तो कॉर्नर उठ सकते थे, तो कोई एडिशनल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। इस बार कॉर्नर नहीं उठेंगे क्योंकि आपने उसमें रिस्ट्रेन लगा रखा है। अगर आपने उसमें स्ट्रेन लगा रखा है और कॉर्नर लिफ्ट नहीं हो रहे, आपको एडिशनल टॉर्सल रीइंफोर्समेंट देनी पड़ेगी इसके अंदर, तो उसका भी ध्यान रखना है। आगे स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसको पढ़ भी सकते हैं। सो इन केस ऑफ द रिस्ट्रेन्ड स्लैब्स कॉर्नर्स आर प्रिवेंटेड फॉर द लिफ्टिंग, कॉर्नर्स को प्रिवेंट कर रखा है लिफ्ट होने से along all the four sides of the rectangular restrained slabs। दूसरा, they are assumed to be supported or tied down। हम मान के चलेंगे कि चारों कॉर्नर्स हमने पकड़ रखे हैं अगेंस्ट एनी ट्रांसलेशनल लिफ्टिंग। हम ये मानेंगे कि हमारे कॉर्नर लिफ्ट नहीं हो रहे, तो जब हम ये वाला केस को एनालाइज करते हैं, हम ये मान के चलते हैं हमारे कॉर्नर लिफ्ट नहीं हो रहे, हमने कॉर्नर को पकड़ के रखा हुआ है और आपको एडिशनल रीइंफोर्समेंट देनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन के अंदर 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं स्लैब के। इस सिचुएशन के अंदर 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं हमारे स्लैब के। भैया कौन से 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे स्लैब के, चेक करो। पहला वाला इंटीरियर पैनल, तो ये इंटीरियर पैनल है, इसकी चारों एजेस क्या है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट, वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस, पैनल नंबर 2 वन शॉर्ट एज, एक छोटी एज डिसकंटिन्यूअस है, चेक करो ये छोटी एज डिसकंटिन्यूअस है, बाकी 2 लॉन्ग एज कंटिन्यूअस है और एक शॉर्ट एज कंटिन्यूअस है, और एक छोटी एज क्या है हमारी, डिसकंटिन्यूअस है, एक छोटी एज डिसकंटिन्यूअस है। वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, वन लॉन्ग एज इज डिसकंटिन्यूअस, एक लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है इसकी, ठीक है भैया, एक लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है। 3 कहाँ है, 3, ये रही एक लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, तो ये एक इसकी लॉन्ग एज है, डिसकंटिन्यूअस है। 2 छोटी एज कंटिन्यूअस है, तो 2 छोटी एज कंटिन्यूअस,
ये लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस, पर दूसरी लॉन्ग एज क्या है हमारी, कंटिन्यूस है। तो 3 ये वाली केस आ गई निकल के। 2 एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूस, 2 एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूस है, ये मेरा चौथा केस बना। देखो 2 एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूस है, 2 एडजेसेंट एजेस हमारी डिसकंटिन्यूस है, ये बात भी समझ में आती है। 2 शॉर्ट एजेस आर डिसकंटिन्यूस, चेक करो 2 शॉर्ट एजेस आर डिसकंटिन्यूस, 2 छोटी एज डिसकंटिन्यूस है, 2 छोटी एज डिसकंटिन्यूस है। कौन सा केस है हमारा, हाँ पांचवा केस है ना, 2 छोटी एज डिसकंटिन्यूस है। अब ऐसा भी हो सकता है 2 बड़ी एज डिसकंटिन्यूस हो, ये एलवाई लिखा हुआ है, 2 बड़ी एज डिसकंटिन्यूस हो, बाकी 2 छोटी एज कंटिन्यूस हो। अगला केस क्या है, 3 एज डिसकंटिन्यूस एंड 1 लॉन्ग एज कंटिन्यूस, 3 एजेस डिसकंटिन्यूस एंड 1 लॉन्ग एज इज कंटिन्यूस, 3 एज इसकी डिसकंटिन्यूस है और एक लॉन्ग एज कंटिन्यूस है। 3 जो एज है वो डिसकंटिन्यूस है और इसमें से एक लॉन्ग एज हमारी क्या होगी, डिसकंटिन्यूस होगी। तो 3 छोटी एज डिसकंटिन्यूस है, तो 3 छोटी एज डिसकंटिन्यूस है, ये रहा 3 छोटी एज डिसकंटिन्यूस, इसमें से एक लॉन्ग एज क्या है हमारी, कंटिन्यूस है, 1 लॉन्ग एज इज कंटिन्यूस। 3 एजेस डिसकंटिन्यूस और एक छोटी एज कंटिन्यूस है, एक छोटी एज कंटिन्यूस है। और लास्ट केस ऑल एजेस डिसकंटिन्यूस, ये लो ऑल एजेस डिसकंटिन्यूस। इसका मतलब क्या निकल के आया, जब आपने कॉर्नर्स हेल्ड कर रखे हैं तो 9 अलग अलग केसेस निकल के आते हैं, 9 अलग केसेस डिस्क्राइब कर दिए और 9 अलग केसेस के डायग्राम बना के दे दिया। अब तसल्ली से देख लो 9 केसेस आराम से, एनालाइज दीस 9 केसेस। क्लियर है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर ईच केस वी विल हैव मोमेंट कोफिशिएंट फॉर द मिड स्पैन एंड एट द एज फॉर द रिस्ट्रेंट स्लैब। जो भी ऊपर 9 केस लिखे हुए हैं इसमें आपको मोमेंट कोफिशिएंट मिल जाएंगे मिड स्पैन के लिए भी और एजेस के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये मॉडिफाई किए थे मार्कस ने और ये वैल्यू हमारे को गिवन है टेबल नंबर 26 के अंदर। नेक्स्ट, करेक्शंस वर अप्लाइड फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्नर्स एंड टॉर्सल इफेक्ट। फिर हमने करेक्शन अप्लाई किया कॉर्नर के लिफ्ट नहीं होने देने के लिए और टॉर्सल इफेक्ट को इंड्यूस करने के लिए। हमने करेक्शन अप्लाई किया फॉर प्रिवेंटिंग द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्नर्स एंड टॉर्सल इफेक्ट। However, in alpha x alpha y of table 26 of IS 456, it is not based on Marcus theory. ये बेस्ड है हमारी यील्ड लाइन थ्योरी के ऊपर। जो भी आपको अल्फा एक्स अल्फा वाई गिवन है हमारे कोड के अंदर जो टेबल नंबर 26 में है, इसमें मार्कस थ्योरी नहीं लगी हुई, इसमें यील्ड लाइन थ्योरी लगी हुई है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो इसका मतलब अगर मेरे को ये वाली स्लैब भी डिजाइन करनी है, मेरे को कोफिशिएंट्स तो कहाँ से उठाने हैं, डायरेक्टली कोड से उठाने, और डिजाइनिंग कैसे करनी है, बीम की तरह डिजाइन करना। डिजाइनिंग इज टू बी डन एज पर द बीम ओनली। बाकी पीछे वाले कोडल प्रोविजन तो आपको बता ही दिया, रेस्ट ऑफ द कोडल प्रोविजंस आई हैव डिस्कस्ड, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, देयर इज नो इशू इन दैट। क्लियर, चलो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। तो सवाल करके देखते हैं। इफ अ टू वे स्लैब इज फाउंड टू बी अनसेफ इन शेयर, इफ अ टू वे स्लैब इज फाउंड टू बी अनसेफ इन शेयर, द प्रेफर्ड रेमेडी इज व्हाट, प्रेफर्ड रेमेडी है भैया थिकनेस बढ़ा देंगे टू प्रोवाइड द शेयर रीइंफोर्समेंट, इंक्रीज द फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट टू इंक्रीज द थिकनेस। सही बात है, कुछ नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील से भी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया, अब हम बात करेंगे डिजाइन स्टेप्स क्या है। पीछे टू वे स्लैब की कहानी तो बता दी, विच आर रिस्ट्रेंट स्लैब, सारे 9 केसेस बता तो दिए। अब इसके डिजाइन स्टेप्स की बात करते हैं, विल टॉक अबाउट द डिजाइन स्टेप्स। सो व्हाट आर द डिजाइन स्टेप्स फॉर टू वे रिस्ट्रेंट स्लैब, क्या डिजाइन स्टेप्स है हमारे टू वे रिस्ट्रेंट स्लैब्स के लिए।
तो इसके एनालिसिस करते हैं। पीछे जो हमारे 9 केस हैं उनके लिए आप मोमेंट कोफिशिएंट निकाल लो फॉर मिड स्पैन एंड एट द एज। तो ये एंड भी है, एंड एट द एज। तो पीछे जो हमारे 9 केसेस हैं उसमें से कोई ना कोई एक केस फंसेगा आपका, उसके लिए आप मोमेंट कोफिशिएंट निकाल लो मिड स्पैन के लिए भी और एज के लिए भी। क्लियर है? तो चेक करके देखो, मिड स्पैन के लिए mx my और एज स्पैन के लिए भी my निकाल रखा है, mx निकाल रखा है। मिड स्पैन के लिए mx my, एज स्पैन के लिए भी निकाल रखा है। एज पे क्या होगी? मोमेंट नेगेटिव होगी, एज पे मोमेंट नेगेटिव होगी। अब आपको एक जानकारी थी, आउट ऑफ ऑल द डिजाइन मोमेंट्स, जितने भी डिजाइन मोमेंट्स हैं हमारे, mx पॉजिटिव, mx नेगेटिव, my पॉजिटिव, my नेगेटिव, mx नेगेटिव इज ऑलवेज मैक्सिमम। जो हमारा mx नेगेटिव है ये हमेशा क्या है? मैक्सिमम निकल के आएगा। सो आउट ऑफ ऑल द डिजाइन मोमेंट्स, ये चारों के चारों जो मोमेंट्स हैं हमारे, इसमें से जो mx की वैल्यू है वो हमेशा क्या निकल के आएगी? मैक्सिमम निकल के आएगी। इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी मैक्सिमम। इसका मतलब मोमेंट किसके लिए निकालोगे आप? इसका मतलब मोमेंट किसके लिए निकालोगे? इसी के लिए निकालोगे। सॉरी, रीइंफोर्समेंट किसके लिए निकालोगे? इसी के लिए निकालोगे। सो रीइंफोर्समेंट इज टू बी डिजाइन फॉर दिस ओनली। तो हमेशा रीइंफोर्समेंट की डिजाइनिंग इसी के लिए होगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब जो स्लैब है इट इज डिवाइडेड इनटू मिडल स्ट्रिप एंड द एज स्ट्रिप। अब स्लैब को हमने मिडल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप में डिवाइड कर रखा है। ये हमारी लॉन्गर स्पैन है, ये शॉर्टर स्पैन है। अलोंग दी शॉर्टर स्पैन, मिडल स्ट्रिप की लंबाई 3/4 टाइम्स ऑफ LX। 3/4 टाइम्स ऑफ LX कितना बच गया हमारा? L/4 बच गया। उसका हाफ L/8 L/8। उसी तरीके से अलोंग दी लॉन्गर स्पैन, मिडल स्ट्रिप कितनी है? 3/4 LY, 1/4 LY बच गया, डिवाइड कर दिया दोनों में तो क्या आ गई वैल्यू? LY/8 LY/8। क्लियर चीज? रीइंफोर्समेंट इज कैलकुलेटेड करस्पॉन्डिंग टू द डिजाइन मोमेंट। जो भी आपका डिजाइन मोमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या निकाल लोगे? रीइंफोर्समेंट निकाल लोगे। पर वो रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करोगे? सिर्फ मिडल स्ट्रिप में प्रोवाइड करोगे। दैट रीइंफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड इन द मिडल स्ट्रिप ओनली। जो रीइंफोर्समेंट है वो आप मिडल स्ट्रिप में ही प्रोवाइड करोगे और एज स्ट्रिप में प्रोवाइड करोगे सिर्फ नॉमिनल रीइंफोर्समेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करोगे डिजाइन मोमेंट के लिए, जो भी रीइंफोर्समेंट निकल के आएगी उसको प्रोवाइड करोगे मिडल स्ट्रिप के अंदर ही। और जो एज स्ट्रिप है वहां पे सिर्फ क्या प्रोवाइड करेंगे? नॉमिनल रीइंफोर्समेंट ही प्रोवाइड करेंगे। तो एज स्ट्रिप के अलोंग हमारी नॉमिनल रीइंफोर्समेंट ही चलेगी। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इफ द स्लैब इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्नर, अगर हमारी स्लैब रिस्ट्रेन्ड है फ्रॉम लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्नर, अगर आपने कॉर्नर्स को रोक रखा है, वो वाला केस चल रहा है हमारा, तो उस केस में हम टॉर्शनल रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे। क्यों प्रोवाइड करोगे टॉर्शनल रीइंफोर्समेंट? टू प्रिवेंट द क्रैकिंग ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ द टॉर्शनल मोमेंट। टू प्रिवेंट द क्रैकिंग ड्यू टू द हाई वैल्यू ऑफ द टॉर्शनल मोमेंट। अच्छा, कोनों पे यानी एजेस पे आप टॉर्शनल मोमेंट तो दे रहे हो, पर इस टॉर्शनल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अब उसको भी देख लेते हैं। अगर हमारी दो डिसकंटिन्यूअस एजेस हैं, then the area which is being provided is 0.75 times of AST positive, AST x positive to be more precise। अगर हमारी दो adjacent discontinuous edges हैं, जो एरिया आप प्रोवाइड करोगे इट विल बी 75% ऑफ द मैक्सिमम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट विच इज AST x पॉजिटिव। अब ये रीइंफोर्समेंट आप कहाँ प्रोवाइड करोगे? ये रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे दो लेयर में, दोनों डायरेक्शन के अंदर, दो लेयर में दोनों डायरेक्शन के अंदर। और कितनी दूरी तक? 0.2 LX। तो 0.2 LX और ये वाली दूरी भी कितनी है? 0.2 LX। तो दो लेयर में प्रोवाइड करोगे दोनों डायरेक्शन के अंदर। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। लेट सपोज ये मेरी पहली लेयर है और ये मेरी नीचे वाली दूसरी लेयर है। ये ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, तो हो सकता है पीछे डायग्राम हो, उसको उठा लेते हैं। नहीं है वो डायग्राम, तो मुझे ही बना के देना पड़ेगा। तो अगर ये मेरी स्लैब है, इफ दिस इज माय स्लैब, और दो डिसकंटिन्यूअस एज आपको मैंने बना के दी, तो इसको आप प्रोवाइड करोगे दो लेयर में, एक टॉप लेयर है और एक ये बॉटम लेयर है। देखो 3D के अंदर आ गया। क्लियर है? कितनी दूरी तक? 0.2 LX तक। हर लेयर का एरिया कितना? 0.75 AST x पॉजिटिव, 0.75 AST x पॉजिटिव। और दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करोगे
इसका मतलब अब दूसरी डायरेक्शन में भी ये रीइंफोर्समेंट देनी है। कितनी दूरी तक? 0.2 LX, और नीचे भी कितनी दूरी तक? 0.2 LX। इन दोनों लेयर का एरिया भी कितना होगा? 0.75 टाइम्स ऑफ ASTX पॉजिटिव होगा। तो आप दो एडजेसेंट डिसकंटिन्यूअस एजेस पे कितना टॉर्सल स्टील प्रोवाइड कर दोगे? 0.75 टाइम्स ऑफ ASTX पॉजिटिव, यानी चारों लेयर का मिला के एरिया कितना हो जाएगा? चारों लेयर का मिला के एरिया हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ASTX पॉजिटिव। पर अगर हमारी एक एज कंटिन्यूअस है, जैसे ये एज कंटिन्यूअस है और दूसरी एज डिसकंटिन्यूअस है, अब भी आप चार लेयर में, दो लेयर हर डायरेक्शन के अंदर, अब भी आप चार लेयर में जिसमें दो लेयर हर डायरेक्शन के अंदर है, कितनी दूरी तक प्रोवाइड करोगे रीइंफोर्समेंट? 0.2 LX की दूरी तक ही प्रोवाइड करोगे रीइंफोर्समेंट। पर इस बार मैग्नीट्यूड कितना होगा रीइंफोर्समेंट का? इस बार मैग्नीट्यूड हमारे रीइंफोर्समेंट का 50% हो जाएगा। इस बार हमारा जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा रीइंफोर्समेंट का वो 50% हो जाएगा। सो 50% ऑफ 0.75 टाइम्स ऑफ ASTX पॉजिटिव। तो इसका 50% कितना होगा? इसका 50% हो गया 0.375, 6 लिखा हुआ है, सो 0.375। तो मतलब अब तीनों लेयर, सॉरी चारों लेयर का मिला के एरिया कितना हो जाएगा? चारों लेयर का मिला के एरिया हो जाएगा हमारा 0.375 प्लस 0.375 प्लस 0.375 प्लस 0.375। इसका मतलब कितना होगा? 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स ऑफ ASTX पॉजिटिव। तो चार लेयर का मिला के एरिया आ गया 1.5 टाइम्स ऑफ ASTX पॉजिटिव। क्लियर है? चलो ये हमारी टॉर्शनल रीइंफोर्समेंट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जब आपने रीइंफोर्समेंट दे दी, डेप्थ के लिए एनालिसिस कर ली, चेक दी स्लैब फॉर शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ। अब अपनी स्लैब को चेक कर लो शेयर के लिए और डेवलपमेंट लेंथ के लिए। चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग इशू। सेम वैसे बीम के लिए जैसे चेक किया था एग्जैक्टली वैसे ही चेक किया जाता है। अब क्योंकि आपकी टू वे स्लैब है, एक बार इसको ऊपर लेके जाओ। तो क्योंकि आपकी टू वे स्लैब है, हमने बोला slabs are safe in shear and it is not the governing criteria, design criteria for our slab। ये हमारा गवर्निंग डिजाइन क्राइटेरिया नहीं होता हमारे स्लैब के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये तो हमने वन वे स्लैब के लिए बोला था। अब टू वे स्लैब के अंदर तो शेयर स्ट्रेस और भी कम हो जाएंगे जितने वन वे स्लैब के अंदर मिल रहे थे। टू वे स्लैब के अंदर जो शेयर स्ट्रेस है वो तो और कम हो जाएंगे जितने वन वे स्लैब में मिल रहे थे, यही तो और ज्यादा सेफ होती है शेयर में। वन वे स्लैब भी शेयर में सेफ निकल के आती है, ये तो और ज्यादा सेफ निकल के आएगी क्योंकि टू वे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर फोर्स की वजह से यहाँ पे शेयर स्ट्रेस और कम हो जाता है। क्लियर है? मोर ओवर यहाँ पर क्योंकि टू वे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है शेयर फोर्स का, कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो कोड ने इसको सिंप्लीफाई करके दिया। अब कोड ने क्या सिंप्लीफाई करके दिया? उसने बोला कि आप लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दो ट्राइंगल कंसीडर करो और दो ट्रेपेजियम कंसीडर करो। तो ये आपको बना के दिखा रखा है, दो ट्राइंगल बने हुए हैं, दो ट्रेपेजियम बने हुए हैं, तो ये बात भी समझ में आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस। क्रिटिकल सेक्शन क्या है शेयर के लिए हमारा? एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द फेस ऑफ द स्लैब। जो सपोर्ट के फेस से है वो डी डिस्टेंस की दूरी पे अंदर है। चलो डी डिस्टेंस की दूरी पे अंदर है, ये बात भी समझी हमने। दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ होगा कि जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कितनी दूरी पे है, नहीं बता रखा तो मैंने खुद ही बता दिया। जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कितनी दूरी पे निकल के आता है? जो क्रिटिकल सेक्शन निकल के आता है वो डी डिस्टेंस की दूरी पे निकल के आता है। नेक्स्ट, अगर मुझे एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालना है अलोंग दी शॉर्टर साइड, छोटे साइड के अलोंग मुझे एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालनी है, कैसे निकालूंगा? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये जो एरिया है मेरा, लोडेड एरिया, ट्राइंगल का लोडेड एरिया डिवाइड बाय व्हाट, क्योंकि जब इस लोडेड एरिया का, लोडेड ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा ये तो मेरे को टोटल लोड दे देगा, डिवाइड कर दूंगा किससे? डिवाइड कर दूंगा किससे? बी इंटू वॉट, डेप्थ। बी कितनी है? 1 मीटर है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं कितना निकल के आता है? ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो हाफ, सो हाफ बेस, बेस कितना है? LX इंटू हाइट LX बाय 2, और लोडिंग, लोडिंग कितनी है मेरी? WU, डिवाइड बाय एरिया, कितने पे एरिया पे लग रहा है? B1 है इंटू डी। तो कितनी आ गई वैल्यू? WU। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी? तो वैल्यू आ गई हमारी WU LX स्क्वायर बाय 4D। सो WU LX स्क्वायर बाय 4D। क्लियर?
अब ये तो मेरी एवरेज शेयर स्ट्रेस निकल के आई, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड इसका। सो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज बीइंग मेंशन्ड, तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड मेंशन कर लिया डब्ल्यू, ये एलेक्स स्क्वायर कैसे निकल के आ रहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हाँ एरिया में देखो गलती कर दी ना, जब मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया है, व्हेन आई हैव कंसीडर्ड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो मेरा जो एरिया लग रहा है जिसके ऊपर ये शेयर फोर्स है एल एक्स इंटू डी है ना, तो एल एक्स इंटू डी कैंसल आउट हो जाएगा। अगर मैं स्ट्रिप के ऊपर कंसीडर करता, स्ट्रिप की विड्थ मेरी 1 मीटर की थी ना, मैंने पूरा एरिया कंसीडर किया हुआ है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल की जो लंबाई है वो कितनी है, ट्राइंगल की लंबाई हमारी एल एक्स है, लेंथ ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू एल एक्स। क्लियर है? चले आगे, एक करेक्शन कर रहा हूं मैं, ये एल बाय बड़ी स्पैन होती है, एल एक्स छोटी स्पैन होती है, उसमें चेंज किया हुआ है। अच्छा पॉइंट ऑफ डिस्कशन मेरा ये नहीं था, पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था मेरा, पॉइंट ऑफ डिस्कशन मेरा ये था कि ये तो हमारा एवरेज शेयर स्ट्रेस निकाला, फिर डिजाइनिंग तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए करते हो, तो डिजाइनिंग होती है हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए, तो हमारा कोड बोलता है कि आप डिजाइनिंग करो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एवरेज शेयर स्ट्रेस से ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कोड कितना लेता है, डब्ल्यू यू एल एक्स बाय 3D। देखो वो 1/4 है, ये 1/3 है, वो है 0.25, ये है 0.33, तो डिजाइनिंग कोड हमारे इस शेयर के लिए करता है, याद रखना है इस वैल्यू को, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आएगा इसके अंदर, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आता है इसके अंदर। अभी जो आपको डिजाइनिंग बताई है पीछे, ये बेस्ड है किसके ऊपर, अब आपको ये जो डिजाइनिंग बताई है पीछे, ये डिजाइनिंग बेस्ड है किसके ऊपर, दिस डिजाइनिंग इज बेस्ड ऑन यील्ड लाइन थ्योरी। जो डिजाइनिंग बताई है पीछे, ये डिजाइनिंग हमारी बेस्ड होती है यील्ड लाइन थ्योरी के ऊपर। ये जो यील्ड लाइन थ्योरी है, ये इनलास्टिक मेथड है, जो सबसे पहला वाला केस किया था वन वे स्लैब का, वो हमारा इलास्टिक मेथड था, ये कैसा है, इन इलास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस है, ये हमारा इन इलास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस है, जिसकी मदद से आप अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो स्लैब की। अब आप बोलोगे सर यील्ड लाइन थ्योरी में यील्ड लाइन क्या होता है, तो उसको भी समझ सकते हैं। प्लास्टिक हिंज इन दी स्लैब इज इन दी फॉर्म ऑफ द लाइन हिंज, जो प्लास्टिक हिंज होती है हमारी स्लैब के अंदर, वो लाइन हिंज के फॉर्म में होती है, एंड इट इज करस्पॉन्डिंग टू दी वाइडेस्ट क्रैक पैटर्न। तो जो प्लास्टिक हिंज होती है वो एक पॉइंट नहीं होता स्लैब में, वो लाइन हिंज के फॉर्म में होती है, और ये लाइन हिंज को यील्ड लाइन बोला जाता है। ये वो लाइन है जिसके अक्रॉस वाइडेस्ट क्रैक बनेगा, ये वो लाइन है जिसके अक्रॉस क्या बनेगी, वाइडेस्ट क्रैक बनेगी। जैसे मैंने एग्जांपल बना के रखा है, ये हमारी क्या है, स्लैब है, ये हमारे वाइडेस्ट क्रैक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, यील्ड लाइन बोल देते हैं, क्योंकि यहीं पर ही बेंडिंग मोमेंट क्या है हमारा, मैक्सिमम है। आपको ये डिफ्लेक्टेड शेप भी दिखा रखी है, ये पॉइंट आपको क्रॉस सेक्शन में दिखेगा, एक्चुअल में क्या है, ये हमारी लाइन है, एक्चुअल में क्या है, हमारी लाइन है। तो प्लास्टिक हिंज इन दी स्लैब, ये जो हमारी स्लैब है, इसमें जो प्लास्टिक हिंज होती है किस फॉर्म में होती है, लाइन हिंज के फॉर्म में होती है, करस्पॉन्डिंग टू दी वाइडेस्ट क्रैक। इस लाइन हिंज को ही हम क्या बोल देते हैं, इस लाइन हिंज को ही हम यील्ड लाइन बोल देते हैं। अब कुछ गाइडलाइन है ये यील्ड लाइन बनाने के लिए, कुछ गाइडलाइन है ये यील्ड लाइन को ड्रॉ करने के लिए, क्या क्या गाइडलाइन है उसको भी चेक कर लेते हैं। पहली, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इट टर्मिनेट्स एट दी स्लैब बाउंड्री और इंटरसेक्ट दी अदर यील्ड लाइन, ये टर्मिनेट कर जाती है स्लैब की बाउंड्री पे या इंटरसेक्ट कर जाती है दूसरी यील्ड लाइन पे जाके। नेक्स्ट, यील्ड लाइन एक्ट एज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अलोंग आपकी स्लैब का जो पोर्शन है वो रोटेट कर सकता है। ईच सेगमेंट ऑफ द स्लैब एक्ट एज अ रिजिड बॉडी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यील्ड लाइन। जैसे हमारे 3 पोर्शन बने यहाँ पे, ये तीनों पोर्शन किसकी तरह काम करेंगे, रिजिड बॉडी की तरह काम करेंगे, और इस यील्ड लाइन के अलोंग क्या कर जाएंगे, और इस यील्ड लाइन के अलोंग क्या कर सकते हैं, ये यील्ड लाइन के अलोंग ये रोटेट कर सकते हैं। तो यील्ड लाइन एक्ट एज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अगर आपने ये चीजें ध्यान रखी, यील्ड लाइन बना सकते हो। बाकी मैंने आपको रेक्टेंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए, सर्कल के लिए यील्ड लाइन बना के दे रखी है, आई हैव शोन द यील्ड लाइन आल्सो। स्क्वायर के लिए भी बनी पड़ी है, तो स्क्वायर है, ट्राइंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है। तो कई बार बना बोल देता है भैया यील्ड लाइन बना के दिखाओ, तो ये यील्ड लाइन बना के दे सकते हो आप, यू कैन ड्रॉ दिस यील्ड लाइन, कोई बड़ी बात नहीं है इस यील्ड लाइन बनाने में, नॉट अ बिग इशू टू ड्रॉ दिस यील्ड लाइन। सो बन जाएगी हमारी यील्ड लाइन यहाँ पे। क्लियर है चीज, बढ़िया है, यील्ड लाइन ड्रॉ कर ली हमने।
वी हैव ड्रॉन द यील्ड लाइन। अब सवाल देख लेते हैं कुछ। द अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ द मेन बार इन द स्लैब इज बेस्ड अपॉन ऑब्वियसली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मिनिमम बेंडिंग मोमेंट क्यों होगा? सो मिनिमम बेंडिंग मोमेंट गलत। शेयर फोर्स, कोई शेयर रीइंफोर्समेंट देते नहीं हम तो, बल्कि डेप्थ बढ़ा देते हैं, हम तो बल्कि डेप्थ बढ़ा देते हैं। रीइंफोर्स कंक्रीट स्लैब्स आर डिजाइंड फॉर, आरसीसी स्लैब किसके लिए डिजाइन करते हो आप? शेयर के लिए। हाँ बताइए भाई, डिजाइनिंग शेयर के लिए। वो अलग बात है, सेफ आती है। फ्लेक्चर के लिए, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, चारों ऑप्शन सही है। ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर प्रेडिक्शन ऑफ द यील्ड लाइन इन द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब। बताया था पीछे, दे रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दे रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है चीज? नेक्स्ट, तो बात सही बताइए आपको पीछे, ये रहा yield line act as an axis of rotation, ठीक है। they will propagate outward from the point load, ये point load से outward direction में propagate करेगी। they are straight lines between the two intersecting planes, सही बात है। they end at the boundary of the slab or at other yield line, ये भी सही बात है। this point is also correct। तो इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब आ गया आपका 1 3 4, ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो 1 3 4 ऑप्शन नहीं है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट किसको मार्क कर देंगे? चारों को मार्क कर देंगे। ऑल 4 आर बीइंग मार्क्ड। सो दे प्रोपोगेट आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट लोड, ये तो हमने यूडीएल के लिए बनाई है ना, तो अगर पॉइंट लोड होगा उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी, ऐसे भी समझ सकते हो। इसका लोड कहाँ लग रहा है? इसकी सीजी पे लग रहा है। तो दे प्रोपोगेट आउटवर्ड टू दी पॉइंट लोड, ये प्रोपोगेट करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बात भी सही है। द यील्ड लाइन थ्योरी इज लोअर बाउंड मेथड ऑफ डिजाइन of over reinforced slab, lower bound method of design of under reinforced slab, upper bound method of analysis of under reinforced slab, बिल्कुल under reinforced slab की कहानी है। और अल्टीमेट लोड मेथड है, पीछे बताया था, ये रहा, ये भी डिस्कस किया हुआ है, ये रहा, बाय विच अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज बीइंग फाउंड। तो अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम, तो हमारा कौन सा मेथड हो गया? अपर बाउंड मेथड हो गया। तो अपर बाउंड मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ अंडर reinforced slab, सही बात। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कितने सवाल बचे हुए हैं? एक मिनट रुको, 2 सवाल ही बचे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। The sum of the nodal force at any yield line intersecting in a slab is what? ये पीछे वाला कर लिया था ना, हाँ। The sum of the nodal forces at any yield line intersection in a slab is equal to, भैया 2 yield line आके मिल रही हैं, 2 yield line आके मिल रही हैं और वो हमारी क्या होती है? हिंज होती है। हिंज होती है तो वहां पे समेशन ऑफ फोर्सेस क्या निकल के आ जाएगा? तो समेशन ऑफ फोर्स क्या निकल के आ जाएगा भैया? 0 निकल के आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स क्या कर दोगे आप? वहां पे आगे 0 लगा दोगे, तो समेशन ऑफ द नोडल फोर्सेस विल बी 0। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। As per Codal provision in two-way slabs, minimum mild steel reinforcement to be provided in the edge strip is, edge strip पे minimum reinforcement देनी है। अच्छा, two-way slab के अंदर बताया था, जो हमारा सेंट्रल जोन है और 2 एज स्ट्रिप है, मिडल स्ट्रिप, एज स्ट्रिप। एज स्ट्रिप पे क्या देते हैं हम? नॉमिनल reinforcement देते हैं, मिनिमम स्टील reinforcement देते हैं। So on the basis of minimum bending moment, half of the area of the steel provided in the middle strip in the shorter span, half of the area of the steel provided in the middle strip in the longer span, गलत। 0.15% of the cross section area of the concrete, और ये भी किसके लिए वैलिड है? Fe 250 के लिए। तो ये बात भी वैलिड है किसके लिए? माइल्ड स्टील के लिए। HSD के लिए 0.12% हो जाएगा नॉमिनल रीइंफोर्समेंट। इन डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब रिस्ट्रेन्ड एट ऑल द एजेस, टॉर्शनल रीइंफोर्समेंट कितनी होती है? 0.75 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्टील, एरिया ऑफ द स्टील एट मिड स्पैन, तो आ गया ASTX पॉजिटिव इन द सेम डायरेक्शन। 0.37 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्टील, नहीं। देखो आंसर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर क्योंकि इसने एज की बात नहीं करी, मैं दोनों एज डिसकंटिन्यूस मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं आंसर ये मार्क कर रहा हूँ। हेंस आई एम मार्किंग द आंसर ऐसे ही। बाकी दूसरा वाला आंसर भी हो सकता है अगर हमारी एक एज कंटिन्यूस, एक एज डिसकंटिन्यूस हो जाए। इफ वन एज इज कंटिन्यूस, द अदर एज इज डिसकंटिन्यूस।
Design of two-way slab supported on edges and having no provision to prevent the corners from lifting is made by, पीछे बताया था. Design of two-way slab supported on the edges having no provision to prevent the corners from lifting. कोई प्रोविजन नहीं है फ्रॉम द कॉर्नर फ्रॉम लिफ्टिंग. तो कॉर्नर लिफ्ट हो सकते हैं, कॉर्नर लिफ्ट हो सकते हैं, यानी रिस्ट्रेंड स्लैब नहीं है. कहाँ गया ये रहा, रैंकाइन ग्रासहोफ थ्योरी आ गई हमारी. रैंकाइन ग्रासहोफ थ्योरी, तो रैंकाइन ग्रासहोफ थ्योरी आ गई. अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस और एनीवन. अब जाके आपकी स्लैब की पूरी कहानी खत्म हो जाती है. इंटायर स्टोरी ऑफ द स्लैब इज कंप्लीटेड. तो एक ही लेक्चर में स्लैब पूरा करा दिया मैंने आपको. सो टेक्निकली यही मैराथन सेशन हुआ हमारा. Technically, this is our marathon session in which the entire aspect is completed in one session only. तो बढ़िया है, हमारा ये वाला कोर्स भी जल्दी खत्म हो जाएगा. We'll finish off this course comparatively faster. और कोई पॉइंट रिपीट करना उसमें से? Any other point to be repeated from this? नहीं नहीं है. चलो बढ़िया बात है. चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल.